नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार जायसवाल और आज हम खड़े हैं डीएवी नारंग इंटर कॉलेज के चौराहे पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज कल जो है ऐसे महान व्यक्ति का निधन हो गया जिससे पूरा घुघली सुनकर स्तब्ध रह गया। और पुरानी पीढ़ियां तो इनको जानती हैं, नई पीढ़ियां इनको नहीं जानती हैं। ये हमारे ऐसे पुरोधा रहे हैं जिन्होंने घुघली के लिए, विकास के लिए आज के दुनिया में सब लोग अपने लिए जीते हैं। ये ऐसे महान व्यक्ति थे जो हमारे घुघली के लिए जिए और कुछ ऐसे विद्यालय को उन्होंने विद्यालय की स्थापना किया, चीनी फैक्ट्री की स्थापना की ताकि यहाँ पिछड़ा जो वर्ग है यहाँ का उत्थान हो और समाज को आगे बढ़ाए। आइए इनके विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे राकेश जायसवाल जी हैं, ये एक समाजसेवी भी हैं। बताइए राकेश जायसवाल जी। यह महान व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने, इनके पिताजी वेद प्रकाश नारंग जी और जो मतलब अभी कल इनका निधन हो गया, यह हमारे यहाँ डीएवी नारंग इंटर कॉलेज, शुगर फैक्ट्री इन्होंने दिया, संस्कृत पाठशाला दिया, महाविद्यालय दिया, प्रकाश शिशु मंदिर दिया, लीलावती कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज दिया। यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, लेकिन इनको मतलब आज की पीढ़ी ने भुला दिया है। कुछ जालसाजी के तहत जो प्रबंधक समिति थी यहाँ की डीएवी की, इन्होंने जालसाजी पहले 2-3 साल पहले इनको मार दिया था, लेकिन संजोग से यह जिंदा थे और इन्होंने अपना हस्ताक्षर अपना मैच करवाया। उसमें इन्होंने जो जालसाजी किया था उनकी प्रबंध कमेटी ख़त्म हुई, फिर उसके बाद या फिर उसमें कायम हुए हैं लोग। सब चीज़ों को देख के अब घुघली के लोगों को आगे आना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए डीएवी स्कूल को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और हमारे साथ हैं एक विद्यालय के प्रबंधक श्री सुरेश कुमार उंटा जी, जो एक समाज सेवी भी हैं। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं आपके विषय में श्री सुरेश कुमार उंटा जी से। आज इस बेला में इस महान विभूत लाला केसरराम नारंग, जिसके नाम से ये एक वार्ड बना हुआ है घुघली में, नारंग नगर। हमारे यहाँ किसी कवि ने लिखा है, वृक्ष कबहू न फल चखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे दोउन धरा शरीर। एक जैसे फूल की अभिलाषा होती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वैसे ही ऐसे संत किसी समय में जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे, उस समय यहाँ पे जहाँ तक मेरी जानकारी 1928 में चीनी मिल की स्थापना हुई। 27 अक्टूबर 99 को चीनी मिल बंद हुई। डीएवी नारंग इंटर कॉलेज की स्थापना हुई, नारंग संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई, लीलावती शिव सदन, तमाम ऐसी शैक्षिक संस्थाएं किन्होंने स्थापना किया, यह जानते हुए। आज तो बहुत पैसे वाले हो गए, बच्चे पढ़ रहे हैं। उस समय बहुत गरीबी थी। देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके पहले इन लोगों ने जितना त्याग किया, कोई इनकी चाहत नहीं थी घुघली को बसाने में, यहाँ की पहचान दिलाने में। उस समय चीनी मिल की स्थापना हुई। इनकी तमाम ऐसी हमारे पास स्मृतियाँ हैं लाला केसरराम नारंग जी की। हमारे पिताजी हमेशा कहा करते थे, एक बार चीनी दिखाने, कई लोग, उनकी आदत थी कि जब चीनी मिल में बैठते थे, कोई व्यापारी आ गया तो सबसे पहले वो व्यापारी के साथ जाते थे। तो एक बार कोई व्यापारी चीनी देखने गया तो उसने कहा, लाला जी आपकी चीनी में तो कुछ काला कालिक पड़ा हुआ, तो उड़ती थी राख। तो इन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि देखो देखो भाई, हमारा चीनी इतना गोरा है कि नज़र ना लग जाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ कालिक लगा दिया है। तमाम ऐसी बातें थी। जब आपको याद, बहुत लोगों को याद होगा, हम लोग को याद है, बैगन से यहाँ ढुलाई होती थी चीनी की, तो ये लाला जी घूमते थे तो ऐसे ठोकते थे कि भाई कोई बैगन खाली हो, रेलवे का नुकसान ना हो, हमारा भी ना हो। ऐसे महान विभूत आज उनके परिवार के श्री नारंग जी हमारे बीच नहीं रहे। कल ऐसी इनकी सूचना मिली, हम लोगों की दुखद सूचना मिली। एक बात बता देता हूँ, कर्म का फल यहीं मिलना है। जैसे किसी ने विद्यालय बनाया, किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने धर्मशाला बनाया, और जिसने बनाया यदि उसका हम भला नहीं कर सकते, उसके मन में बुराई नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, कभी भावना नहीं आनी चाहिए। आज नहीं तो कल भगवान माँ, आप देखें, मैं घुघली का उदाहरण देख रहा हूँ, कुछ लोगों ने मंदिरों की ज़मीन लिखा ली, विद्यालयों की ज़मीन लिखा ली। हमारे विद्यालय में क्या लोगों ने ज़मीन लिखा लिया, पता नहीं किसने दान दिया, उसने विद्यालय बना।
एक नवीन प्रतीक उसमें कब्जा करने का प्रयास लोग कि भाई यहाँ कुछ हो जाए, कभी भावना ही नहीं थी। भाई अगर कोई प्रयोग संस्था के लिए होता है, संस्था चलती है, तो उसमें कोई भाव आना नहीं चाहिए। जैसे कोई परिवार हमारा है, यदि जैसे मालूम हो गया साहब नारंग परिवार ने इस विद्यालय की स्थापना किया, और नारंग परिवार के लिए यदि आके सामूहिक रूप से कहते हैं कि भैया इस दायित्व को आप संभालिए, तो संभालने में कोई दोष नहीं है। लेकिन जब तक नारंग परिवार की अभिव्यक्ति न हो, जैसे मान लीजिए राजेश जी ने विद्यालय बनवाया, वीरेंद्र सिंह जी ने बनवाया, हम उस कमेटी मेंबर हैं, तो जब तक राजेश जी और पूरा इनका परिवार न कहे कि रुंगटा जी इसको आप संभालिए, मेरा कोई नैतिक दायित्व नहीं उसमें हस्तक्षेप करूँ। ऐसे भी हमारे समाज में पापी हैं, उन पापियों को भी नाश करना, कौन नाश करेगा, प्रकृति करेगा। आपने देखा यहीं विष्णु भगवान मंदिर है, तमाम मंदिर की ज़मीन धर्मशाले की कभी लेना ही नहीं चाहिए। सर ऐसा सुना गया है कि जो सहारा श्री हैं सुब्रत राय जी भी यहीं से पढ़े लिखे होंगे, निश्चित रूप से पढ़े होंगे। देखिए सबसे पुराना विद्यालय पूर्वांचल का जहाँ तक मेरी जानकारी है एंग्लो सैक्सन इंटर कॉलेज है, और उसके बाद ये कॉलेज है। और आज बताइए इतना बड़ा फील्ड, इतना बड़ा ग्राउंड सबके लिए काम आ रहा है ना। आज एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड को हम कब्जा करने का प्रयास करें, इस कॉलेज को कब्जा करने का हम प्रयास करें, भगवान हमें माफ़ करेगा। अरे भाई ज़िंदगी नश्वर है, कौन लेके जाएगा। सर एक बड़ा नाम है डीएवी इंटर कॉलेज का, और बड़ा ही दुख होता है जब राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति जब इसमें समाज शिक्षण संस्थान में अपना वर्चस्व कायम करते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए विद्यालय प्रबंधक को कि ऐसे चीज़ों से दूर रहें, कम से कम इसमें विद्यालय में तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरा ये मानना है, प्रबंध समिति सीधे सीधे प्रबंधक के मैंने कंसेप्ट से, उनके विचार से लोग कमेटी मेंबर लाते हैं। तो जैसे पुराने समय में प्रबंधक या कमेटी के जो भी मेंबर हैं, उनकी विश्वसनीयता प्रबंधक के साथ होनी चाहिए। पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आइए मिलते हैं हमारे युवा नेता समाजवादी पार्टी के। सर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे इनके ऊपर? बहुत धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम इस महान विभूति को मैं अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और मैं ज़्यादा ना कुछ कहते यही कहूँगा कि अगर आज ये ना होते तो शायद आज ये घुघली शहर ना होता। इसलिए अगर ये ना होते तो बाबूलाल यादव जैसे डीजीपी हमारे प्रदेश को मिले, शायद ना मिलते। अभी आपने कहा कि महान विभूति इस देश के गौरव सहारा श्री भी यहीं पढ़े हुए हैं, उनकी बात न की जाए। यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा था, और जो लोग यहाँ मजदूरी करते थे, नारंग साहब ने उनके अंदर भी शिक्षा कैसी क्या होती है उसका उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। रोज़गार लोगों के पास नहीं था, यह महान विभूति ने यहाँ के लोगों के लिए चीनी मिल स्थापना दे करके रोज़गार दिया, जीविका दिया। इसलिए अभी आदरणीय सुरेश रुंगटा जी कह रहे थे कि जो आज इस महान विद्यालय के साथ हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। हम सभी, मैं भी इसी विद्यालय का पढ़ा हूँ, शायद ये विद्यालय न होता तो हमारी भी शिक्षा यहाँ तक न हो पाती, क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश के रहने वाले लोग थे। घुघली आकर पढ़ने ही बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैं अपने सभी घुघली वासियों से कहूँगा, इस विद्यालय को बचाने के लिए सबसे बड़ी इनकी श्रद्धा सुमन यही होगी, इनके चरणों में सबसे बड़ा प्रणाम यही होगा। हम इस विद्यालय को जो लोग हड़पना चाहते हैं उनके चुंगल से ला करके, उनसे छुड़ा करके, इनके परिवार के लोग अगर हों तो उनके हम लोग इनके परिवार के लोग होंगे, तो परिवार आगे आए। हम पूरे घुघली के लोगों से, पूरे घुघली क्षेत्रवासियों के लोगों से, सम्मानित सभी जनों से हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इनके साथ खड़े हों। हम इनको फिर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सादर नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे साथ जुड़े हैं गुरु गोरक्षनाथ महाविद्यालय के प्रबंधक श्री डॉक्टर राजेश सिंह जी। सर आइए सर, इनके जीवन पे कुछ प्रकाश डालिए, और यहाँ की जो इस विद्यालय पे जो राजनीति हो रही है उसके विषय में भी दो शब्द बोलिए सर। धन्यवाद बिट्टू जी। लाला केसर राम नारंग जी के जो कर्मस्थली है यहाँ नगर पंचायत के अंदर, जब नगर पंचायत नहीं बनी थी, हमें लगता है कि नगर पंचायत बनने में इस विद्यालय और सारी चीज़ें दी जाती हैं कि विद्यालय है,
फैक्ट्री है, बैंक्स हैं, तो उसके नाते भी ये नगर पंचायत बनी। एक ग्राम सभा से नगर पंचायत की जो सफ़र है वह लाला केसरराम नारंग जी के सृजनकर्ता श्री वेद प्रकाश नारंग जी के नाते हुई। और श्री वेद प्रकाश नारंग जी जब भारत निर्माण का समय था तो लाला केसरराम नारंग जी जैसे देश के अंदर बहुत सारे उद्योगपतियों ने अपना अपना कर्तव्य निभाया। कहीं उद्योग लगाया, कहीं धंधा लगाया, चूँकि हमारे वहाँ कोई अपना था नहीं आज़ादी के पहले, तो सारी चीज़ें कहीं न कहीं ऐसे लोगों की सोच और समझ की देन है। तो इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र घुगली को चुना। इस नाते इनके पूरे परिवार को मेरे तरफ से श्रद्धा सुमन है। और एक सृजनशील व्यक्ति थे। सृजनशीलता का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए इनको लगा कि घुगली में एक उद्योग होना चाहिए, आए यहाँ गुड़ का व्यवसाय करने और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस किए। इस नगर को बसाने में इनका योगदान रहा। लगा कि नहीं साहब यहाँ तो शिक्षा भी चाहिए, तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक सफल प्रयास किया, लोगों का सहयोग लिया। और यहाँ बिना सहयोग के यह कार्य होता नहीं है कॉलेज का। भले ही कोई प्रबंधक अपने हिसाब से करे, लेकिन एक कमेटी बनती है। कमेटी सब लोग, अकेले कोई व्यक्ति नहीं होता है। सर, इस विद्यालय पे जो राजनीति हो रही है, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। तो एक सृजनशील व्यक्ति जो है, अगर वह काम करता है तो उस काम के आड़े नहीं आना चाहिए। सृजनशीलता का तात्पर्य मैं आपको बताऊं, यदि तमाम ऐसे अनुसंधान हुए हैं, जैसे सेव गिरा हुआ न्यूटन के गति विषयक लाख अगर देखें तो सेव कई बार उनके पिताजी ने सेव गिरता हुआ देखा होगा, लेकिन उन्होंने ही उस गति विषयक नियम को एक व्यवस्था के तहत, एक नियम के तहत समाज आज बच्चे पढ़ रहे हैं। सृजनशील लोग हैं। और सृजनशीलता एक तरफ से अगर विद्यालय की तरफ जाए तो पूरे समाज का हित होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने लिए सृजनशील है तो एक परिवार का हित ऐसी है, लेकिन वो समाज के लिए यदि सृजनशील है तो पूरे समाज का हित ऐसी है। ऐसे में कतई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और विद्यालय राजनीति का अड्डा नहीं है, बल्कि सेवा का अड्डा है। और सेवा भाव से अगर इसमें जो लोग रहते हैं या जिन्हें आमंत्रित किया जाता है वो आते हैं, कुदृष्टि या इस तरह से हड़पना, चाहे ये सब चीज़ें, यह विद्यालय और समाज के लिए हितकर नहीं है। और हम लोग सब लोग एक तरह से जितने लोग यहाँ हैं, ये गोलू जी हैं, सभासद जी हैं और सारे लोग हैं, पिंटू लाल जी हैं, आदरणीय रुंगटा जी भी विद्यालय के प्रबंधक हैं। आप भी बराबर अपने विद्यालय में अपनी गुणवत्ता को जांचते हैं, बार बार अपने कर्मचारियों को, हालांकि तमाम आरोप आते हैं कि आप कर्मचारियों पर ज़्यादा दबाव नहीं देते। देखिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए तो होना चाहिए, स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। सर, एक सवाल सर और है कि चूँकि घुगली की बातें हैं और आपने भी घुगली के लिए ही एक विकास की जो सपना देखा था, वो कहीं न कहीं अधूरा है और मन में टीस बना हुआ है। ये घुगली बिल्कुल आसपास के जितने गांव हैं सर, सब आगे बढ़ते जा रहे हैं और घुगली हमारा निरंतर पीछे चलता जा रहा है। इसका बहुत से कारण है। यहाँ की राजनीतिक मानसिकता जो गंदी हो चुकी है, और दूसरी ये जो आप शासन सत्ता के सर आप हैं, तो एक सवाल तो बनता है पब्लिक की तरफ से भी कि ये जो रेलवे ढाला है, ये हमारे और आपके जीवन के सबसे ज़्यादा जो समय खींचता है और जो नुकसानदायक है, ये रेलवे ढाला है। तो या तो इसको सर अंडरपास बनाया जाए और या ओवरब्रिज। अगर ये सर ये नहीं बनता है तो निसंदेह 10 साल के बाद अंतराल में ये घुगली जो है किसी ग्राम सभा से भी गया गुजरा हो जाएगा। सर, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घुगली का जो विकास है वो अवरुद्ध इसी नाते है कि यहाँ का जो अगुआ होता है जी, वो करीब 15 सालों से मैं देख रहा हूँ, वह डिमोशन की तरफ है। सोच ही डेवलप करती है। मैंने बताया ना, सृजनात्मक सोच के व्यक्ति जब तक नहीं आएंगे, वह जगह जगह वो अगुआ इसी नाते होता है कि वह अपना एक पत्र लिखे, अपनी कमेटी से प्रस्तावित करे और जो भी इकाइयाँ जो यहाँ रोड है, रेलवे है और सारी चीज़ें, उनके पास पत्र व्यवहार करे। पत्र व्यवहार के बाद यदि नहीं लगता है कि नहीं होता है तो आंदोलन करे, धरना दे, प्रदर्शन दे, अपने बड़े जनप्रतिनिधियों से मिले, अखबार वालों से मिले, मीडिया से मिले और जहाँ तक हो सके वह अपनी बात को वहाँ तक मनवाने का प्रयास करे, तो निश्चित रूप से यह सारी चीज़ें संभव है।
अंडरपास हमें लगता है कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम गुगली जो है डाउन लैंड में बसा हुआ है, ऊंचे जगह पर नहीं बसा हुआ है। लेकिन ये है कि ओवरब्रिज तो बन ही सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं मिलजुल के बैठ करके सर बहुत लोग ओवरब्रिज से डर रहे हैं कि गुगली और पीछे चले जाएगी। कोई अच्छा निर्माण होता है तो कुछ टूटा तो जाता है। जैसे महाराजगंज पहले बहुत लोग ऑब्जेक्शन किए, लेकिन आज सब लोग तारीफ़ करते हैं, सेल्फी लेते हैं और वीडियो बनाते हैं। देखिए तो ऐसा है कि ये उपनगर है और ये चीज़ें तो सही है कि रोड पर बैठने वाले जो पटरी व्यवसाय सारी चीज़ें हैं ये तो प्रभावित होगा, थोड़ा बहुत प्रभावित होगा। लेकिन ये है कि उसके बीच का एक, अब कोई जरूरी नहीं 4 लेन निकाला जाए, 2 लेन ऊपर निकाल दिया जाए तो थोड़ा इधर उधर करके व्यवस्थाएं बन सकती हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा समाधान निकाला जाए कि जो रोड पटरियों पर बसें हैं वो भी सुरक्षित रहें। उसके लिए एक ही तरीका है कि बाईपास बनवाया जाए। बाईपास बनेगा निश्चित रूप से। यहाँ अब तो गवर्नमेंट जो है, एक बार मैं नितिन गडकरी जी का देख रहा था कि छोटे छोटे कस्बे उजड़ रहे हैं, वहाँ से विरोध शुरू हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जितने हम कंपलसेशन दे रहे हैं उससे कम पैसे में हम दूसरी ज़मीनों को ले करके और बाईपास निकलवा देंगे। तो यह तो आपके वहाँ के जनप्रतिनिधियों के सोच के ऊपर निर्भर करता है वो कैसा काम करेंगे। और हमें लगता है कि बाईपास ही निकलना चाहिए। बाईपास निकल जाएगा सारी समस्या दूर हो जाएगी, बाज़ार भी बच जाएगी और जाम से भी आप बच जाएंगे। और जो यहाँ स्थानीय स्तर पर जो आने जाने वाले लोग हैं वह प्रभावित नहीं होंगे। और यहाँ जो है ये रेलवे ढाले पर के जाम की व्यवस्था जो है, वो रेलवे पर ढाले पर जाम की व्यवस्था उसको पार्टीशन करना पड़ेगा थोड़ा दूर, कम से कम वो इंग्लो स्कूल वाले रास्ते पर 50 मीटर अगर हो जाएगा, लगता है कि जैसे एक तरफ सारे लोग एक तरफ सारे लोग। कल मैंने रेलवे ढाला पे सर्वे किया सर, मैंने वीडियो भी बनाया। कल 2 पुलिस वाले सर लगे हुए थे। क्योंकि आप शासन सत्ता के लोग हैं, आपसे पूछना ज़रूरी है। ये सवाल पूरी घुगली का है। कल मैंने देखा कि बहुत सुयोजित तरीके से लोग जा रहे थे और आ रहे थे, किसी का वो डिस्टर्बेंस नहीं होता। इसलिए कि 2 पुलिस वाले बिल्कुल बीच में खड़े थे कि आप एक साइड से जाएंगे और दूसरे साइड से आएंगे। तो हमने पूछा पुलिस वाले से कि क्या ये रोज़ की व्यवस्था है, क्या आप रोज़ यहाँ ड्यूटी करेंगे? उनका जवाब यही था कि हम आज बैंक से छुट्टी है इसलिए हम आज खड़े हैं। अब स्वयं में समझ होनी चाहिए जी। स्वयं में हम लोगों में समझ नहीं है आने जाने वाले लोगों को। अब ये कई साथ चाहते हैं कि हम चले जाएं, ऐसा नहीं, कोई किसी के पीछे चलना नहीं चाहता है और पार्टीशन हो जाएगा। देखिए यह हमारा देश जो है भले ही स्वतंत्र हुआ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो भाग दौड़ है उसमें अनुशासन। जी, मैंने एक व्यक्ति को समझाया कि आप बिल्कुल अपने साइड से चलें। मेरी बात न मान के थोड़ा आगे गया और पुलिस वाले ने जब डंडा दिखाया तो अपने रास्ते पे आ गया। तो हमारी बात का असर न हो गया। यातायात के नियमों का जब पालन नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं समस्या होगी। आज जितना भी समस्या यातायात पर, सड़कों पर यातायात के नियमों का पालन न करने के नाते इसके प्रति हमारी जागरूकता नहीं है और ऐसे में इसके प्रति और जागरूक करने की ज़रूरत है। यातायात के नियमों की जागरूकता की जानकारी यदि हम सभी लोगों को हो जाएगी तो शायद यह स्थिति नहीं आएगी। हुगली का हर एक आदमी घर से निकलता है अगर मार्केट में तो यही दुआ करता है कि वो ढाला बंद न हो। ये अंदर समा गया है लोगों के, इतना डर बैठ गया है कि सब जितने खड़े हैं लोग एक ही दिमाग में रहता है कि घर से बाहर निकलना, सामान जा रहे हैं लेने के लिए, ढाला न बंद हो। यही भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर।